जय हिंद साथियों। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कहिए क्या हाल चाल है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। और जब हमने संविधान के बारे में ये चीज पढ़ा पिछले दो तीन क्लास में हमने ये चीज पढ़ा कि जब कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस संविधान सभा ने भारत में संविधान बनाने का काम किया। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, आज की क्लास को पढ़ते हैं। और ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, इसको जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए और थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिए। ठीक, तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो संविधान का जो निर्माण हुआ है ना साथियों, संविधान का जो निर्माण हुआ है यह संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। पिछले दो क्लास में हमने आपको बताया भी है कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया है। और जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया जाना था, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का जब गठन किया जाना था, तो उस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्यों का निर्वाचन होना था, मतलब चुना जाना था। 389 सदस्य में से 296 जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य से आने वाले थे, और 296 के बाद जो 93 बच गए, ये 93 जो है देशी रियासत से आने वाले थे। 296 जो है ब्रिटिश साम्राज्य से आने वाले थे और 93 का जो है मनोनीत किया जाना था, देशी रियासत से मनोनीत किया जाना था। तो जब निर्वाचन हुआ 296 सीट पर जब निर्वाचन हुआ, तो जो निर्वाचित जो सदस्य बनकर आए वो कांग्रेस से 208 सदस्य जो है चुनाव जीत करके आए। कांग्रेस से जो है 208 सदस्य चुनाव जीत करके आए। और आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि ये जो चुनाव जो हुआ था, ये व्यस्क मताधिकार के तौर पे यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था। मतलब इस चुनाव में, यानी कि इस कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन किया जाना था और इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य चुनकर आने वाले थे, तो इस चुनाव में आम जनता भाग नहीं लिया था, बल्कि प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उसके द्वारा क्या किया गया था? इस सदस्य का चुनाव किया गया था। ठीक, तो कांग्रेस जब 208 सीटें जीत करके आई और मुस्लिम लीग लगभग 72 या 73 सीटें, मुस्लिम लीग जो है 73 सीटें जीत करके आई, तो मुस्लिम लीग यहां से तांडव करना शुरू कर दिया, यानी कि संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जब संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जब 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली, तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को जो है भारत और पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्रों का बंटवारा हो चुका था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद अक्टूबर के आसपास में ये संविधान सभा को फिर से पुनर्गठित किया गया। और ये जो 389 सदस्य थे, इसमें जो है मुस्लिम लीग भी शामिल था। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना मुस्लिम लीग के मांग पर, तो ये सदस्य 389 में से सिर्फ घट करके 299 रह गए। 389 में से घट करके कितने रह गए? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने रह गई? 299 रह गया। ठीक, और ये जो 299 जो रह गया, इसको जब पुनर्गठित किया गया विभाजन के बाद या आजादी के बाद जब पुनर्गठित किया गया, तो ये जो 299 रह गया, इस 299 में से 70 सदस्य जो है देशी रियासत से चुना जाना था। 70 सदस्य जो है 299 में से 70 सदस्य कहां से लेना था? देशी रियासत से लेना था। और वहीं 229 सदस्य जो बच गया, 229
229 सदस्य जो बच गया ये ब्रिटिश राज्य से लिए जाने था, ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश राज्य से जो है चुना जाना था। ठीक, 389 जो संविधान सभा का गठन किया गया था, 389 ये जो है 389 सदस्य का जो गठन किया गया था ये आजादी से पहले किया गया था। जब हमें आजादी मिली और जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद मात्र 299 सीट रह गए और 299 में से 70 जो है देसी रियासत से लिए जाने थे और 229 जो है ब्रिटिश राज्य से लिए जाने थे, ब्रिटिश राज्य से लिए जाने थे। ठीक, और इसमें जो है इस संविधान सभा में जिसमें 299 सदस्य शामिल थे, यही 299 सदस्यों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया, यही 299 सदस्य जो है मिलकर के संविधान का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। इस 299 सदस्य में से सबसे ज्यादा सदस्य जो है, सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे। संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से 299 में से सबसे ज्यादा सदस्य जो चुन करके आए थे वो उत्तर प्रदेश से चुन करके आए थे और उनकी संख्या थी 55। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से लगभग 36 सदस्य चुन करके आए थे, 36 सदस्य चुन करके आए थे। वही देसी रियासत की बात करें, देसी रियासत से बात करें तो देसी रियासत में मैसूर, देसी रियासत में जो है मैसूर रियासत से सबसे ज्यादा यानी कि 7 सदस्य चुन करके आए थे। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा सदस्य कहां से चुन करके आए, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा सदस्य चुनकर आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से बात करें तो संयुक्त राज्य, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लगभग 55 सदस्य चुन करके आए थे। और वही देसी रियासत से बात करें तो मैसूर रियासत से 7 सदस्य चुन करके आए थे और वहीं अगर बिहार से बात करें तो बिहार से 36 सदस्य जो है चुन करके आए थे। ठीक, और यही 299 सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया और 1947 से लेकर के 1950 तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली। 1947 से लेकर के 1950 तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली और इस संविधान सभा ने संविधान बनाने के साथ साथ भारत में शासन प्रशासन भी देख रहा था। संविधान सभा जो है 1947 से लेकर के 1950 तक संविधान निर्माण के साथ साथ भारत में जो है शासन प्रशासन की व्यवस्था को भी देख रहा था, शासन प्रशासन की व्यवस्था को भी देख रहा था। क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन में यह भी बातें सम्मिलित थी कि आजादी के बाद जब तक संविधान सभा अपना संविधान का निर्माण स्वयं नहीं कर लेती है तब तक भारत में शासन प्रशासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में चलाया जाएगा। तो ये संविधान सभा जो है संविधान निर्माण तो कर ही रही थी और साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में जो है 1947 से लेकर के 1950 की अवधि तक संविधान सभा जो है भारत में शासन प्रशासन भी देख रही थी, यानी कि विधि का निर्माण भी कर रही थी। विधायिका का भी कार्य संभाल रही थी और कार्यपालिका का भी काम संभाल रही थी। मतलब समय पड़ने पर देश के हित में 1947 से 50 के बीच में जो है ये देश के हित में विधि का भी निर्माण कर रही थी और कार्यपालिका का भी काम जो है ये संविधान सभा देख रही थी। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसको मिटा दे। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण तो कर ही रही थी और देश में शासन प्रशासन चलाने का भी काम कर रही थी, तो संविधान सभा के द्वारा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है 1949 में। राष्ट्रमंडल, भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बनता है। 1949 में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेता है, मई 1949। मतलब राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन था और राष्ट्रमंडल में वैसे देश शामिल होते थे जो देश कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो, यानी कि जो देश कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो। ठीक, तो जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना
तो उस समय नेहरू की बहुत आलोचना हुई, उस समय जो है नेहरू की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि लोगों के मन में ये लगने लगा कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है और ये आजादी जो है हमें बहुत मशक्कत के बाद मिली है, तो कहीं कहीं ये ना हो कि भारत को ब्रिटेन फिर से उपनिवेश न बना ले, यानी कि ब्रिटेन फिर से भारत को अपना गुलाम न बना ले। ये लेकर के नेहरू की बहुत आलोचना होने लगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों के मन में जो संशय था, इस संशय को दूर करने के लिए ये बात स्पष्ट रूप से कही कि भारत जो है अपने इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया है और भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग कर सकता है। ठीक, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य मई 1949 में लिया था। ठीक है, और जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में ग्रहण किया, 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना भारत, तो इसकी मान्यता संविधान सभा ने ही दिया था। इसकी मान्यता जो है संविधान सभा ने दी थी। ठीक, संविधान सभा ने इसकी मान्यता दी थी। और संविधान सभा जो है संविधान सभा 1947 से लेकर के 1950 तक भारत का संविधान तो बनाती है और विधायिका का भी काम संभालती है। आपको थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया, विधायिका यानी कि विधि बनाने का भी कार्यभार संभालती है। विधि बनाने का भी कार्यभार क्या करती है? संविधान सभा संभालती है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 ये डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कई सारे महत्वपूर्ण काम करती है, जिसमें से राष्ट्रगान संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया जाता है। संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया जाता है, और वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है। ठीक, और 24 जनवरी 1950 से लेकर के जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते हैं, जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, तब तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। ठीक, उसके बाद जब निर्वाचन होता है उसके बाद भी वो राष्ट्रपति के पद पर बनते हैं, लेकिन उससे पहले तक जो संविधान सभा जो है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत करती है, चयनित करती है, तब से लेकर के राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति के पद पर क्या रहते हैं? बने रहते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया। एक और डेट आप याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को भी अपना लिया था। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। और पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव 1952 में होता है, और 1952 तक जो है 50 में जब 24 जनवरी 1950 में जब राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा चुन लिया जाता है, तो 1950 से लेकर के 1952 तक जो है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर साथियों बने रहते हैं। वहीं अगर संविधान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। सीधे तौर पर इसको याद रखिए, संविधान बनाने में जो समय लगा था 3 साल में 12 दिन कम। 3 साल में 12 दिन कम। देख लीजिए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 18 दिन में 12 दिन और जब जोड़ लीजिएगा तो पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन याद नहीं रहता है तो सीधे आप याद रखेंगे 3 वर्ष में 12 दिन कम। संविधान बनाने में इतना समय लगा था। ठीक, और ये संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से जब
संविधान बनकर के तैयार हो गया। ठीक 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया, उस समय संविधान में 395 जो है अनुच्छेद, वही 22 भाग और वही 8 जो है अनुसूची। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था संविधान में। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद है, 25 के आसपास भाग है। मूल रूप से 22 ही भाग है, लेकिन उसमें जो है 2-3 और भाग को जोड़ा गया है, जिसके वजह से 25 भाग और 4 नए अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसके वजह से अभी वर्तमान में देखा जाए तो 450 प्लस अनुच्छेद, 25 भाग और वही 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, इसलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बनकर के तैयार हो गया, लेकिन संविधान को जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया। अब 26 जनवरी का डेट ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी का डेट चुने जाने के पीछे एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है। संविधान को लागू हो जाना था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को लागू हो जाना था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा में उपस्थित सभी सदस्य ने विचार किया कि एक घटना घटित ये हुई थी कि 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इस घटना को आप ध्यान से समझिए कि 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। और जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी कि हमें पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। और लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। और इसी मांग को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के कई सारे गणमान्य कांग्रेस के नेताओं ने 30 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। 30 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। जब लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में स्वाधीनता की मांग की गई तो आगे चल करके 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार झंडा तोलन किया। पहली बार देश में झंडा तोलन किया, झंडा को फहराया और प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया। तो यही 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए, इसी 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 से जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन देश तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 1939 से लेकर के 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई तो 1939 से 45 के आसपास, 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 15 अगस्त 1945 को ही 15 अगस्त 1945 को ही 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। जापान ने 15 अगस्त 1945 को ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए, 15 अगस्त को और ऐतिहासिक बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का डेट निर्धारित किया और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और इधर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे लोग, कांग्रेस के नेता लोग।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया 26 जनवरी 1930 को। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान न लागू करके 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, ताकि ये जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन है, यानी कि जो 26 जनवरी का दिन है, जिस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसी डेट को यादगार बनाने के लिए, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन को चुना गया और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संविधान लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तो उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो उस बैठक में 284 सदस्य शामिल थे। उस बैठक में 284 सदस्य शामिल थे। इस सदस्य को भी याद रखेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य शामिल थे? 284 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक। और 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको जो है आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। एक दो चीज को और देख लेते हैं यहीं पे। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के लागू हो गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन ही 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। 15 अनुच्छेद को जो है लागू कर दिए गए। वो 15 अनुच्छेद कौन कौन थे? तो जैसे अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, है ना, 60 हो गया, 324 हो गया, 60 हो गया, अनुच्छेद 324 हो गया, 324 के बाद 366 हो गया, 67 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, है ना। इस प्रकार से जो है 391, 92, 93, 391, 392, 393, मतलब ये सब अनुच्छेदों को, लगभग 15 अनुच्छेद को, ये सब जो है शुरू के 5, 6, 7, 8, 9, ये सब नागरिकता से संबंधी अनुच्छेद हैं। तो 26 नवंबर 1949 के दिन से ही कुछ कुछ आर्टिकल को, कुछ कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया और वही पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो इसने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। 60 देशों के संविधान को पढ़ा, मतलब जितने भी समितियां बनाई गई थी, लगभग 8 बड़ी समिति थी, 13 छोटी समिति थी, और संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे। तो ऐसा बात नहीं है कि केवल संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही कर रहे थे या उनके द्वारा ही कर दिया गया, नहीं, सभी सदस्यों का इसमें योगदान रहा। कई सारे सदस्य जो है इस अवधि के दौरान 1947 से 50 अवधि के दौरान जो है कई सारे देशों का भ्रमण किए, वहां के जाकर के संविधान को देखा, और जब वहां के संविधानों को देखा, पढ़ा, उसका जो है अध्ययन किया, और जो जो चीजें उनको लगा कि नहीं, इस संविधान की ये प्रावधान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो प्रावधानों को अपने संविधान में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुए थे। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माण में कितने खर्च हुए थे? 64 लाख खर्च हुए थे। वहीं संविधान निर्माण में संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी तो 11 बैठक हुई थी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। हम आपको पूर्ण रूप से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। और दोस्तों, अगर आपको मतलब कि क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, है कि नहीं? थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, है ना।
तो संविधान सभा की कुल बैठक 11 बैठक हुई थी और प्रारूप पर संविधान का जो प्रारूप है और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो ये प्रारूप पर जो है 114 दिन तक बहस चला था। 114 दिन तक बहस चला, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चला। कुल 11 गो बैठक हुआ। संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहीं इसको निर्माण में 64 लाख रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ। अब साथियों बात करते हैं वाचन का, संविधान के वाचन का। वाचन के बारे में समझते हैं। वाचन, इसकी जो है कुल 3 वाचन हुआ। संविधान सभा की बात करें इसके वाचन जो है कुल 3 वाचन हुआ। अगर प्रथम वाचन की बात करें, द्वितीय वाचन की बात करें और तृतीय वाचन की बात करें, अगर पहली वाचन की बात करें तो 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो है प्रथम वाचन चला। प्रथम वाचन आपको याद रखना है, ये सब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये फालतू का चीज हम नहीं बता रहे हैं। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला। वहीं 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक जो है दूसरा वाचन चला था, ठीक। और 14 से 26, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान का तीसरा वाचन चला था। कहने का मतलब जब आप तीनों को देखेंगे, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो है लगभग ये 5-6 दिन का वाचन, पहला वाचन जो था 5-6 दिन का वाचन था। वहीं संविधान सभा के द्वारा जो दूसरा वाचन किया गया था, दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 1949 तक चला, मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो दिसंबर, मतलब 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। 15 नवंबर 1948 और 17 अक्टूबर 1949, लगभग 1 वर्ष तक, 11 या 12 महीना, लगभग 11 महीना आ रहा है, 11 महीना तक जो है ये वाचन चला था। और वहीं अगर तीसरे वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 संविधान सभा की अंतिम जो वाचन हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को क्या कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। साथियों, जैसे कि वाचन होता क्या है, जैसे कि अभी मान करके चलिए संसद में किसी कानून को बनाना है, किसी कानून को संसद में बनाना है, संसद में तो सबसे पहले संसद में विधेयक पारित किया जाएगा, विधेयक पारित किया जाएगा। और जब विधेयक पारित किया जाएगा तो कानून बनने के भी 3 वाचन होते हैं। संसद में जब कानून का निर्माण होता है तो कानून बनने के भी 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन के तहत क्या होता है कि संसद में विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक का उद्देश्य बताया जाएगा, उद्देश्य बताया जाएगा। और जब विधेयक पारित हो जाएगा उसका उद्देश्य को बता करके जब भारत के राजपत्र पर उस विधेयक को छपवा दिया जाएगा तो यह माना जाता है कि संसद का पहला वचन यानी कि उस कानून का प्रथम वाचन जो है पूरा हुआ, प्रथम वाचन पूरा हुआ। दूसरे वाचन में फिर से विधेयक को पेश किया जाएगा और दूसरे वाचन में जो है बहस चलेगा, पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा दूसरे वाचन में जो है बहस होता है और उस बहस के दौरान उस विधेयक में संशोधन भी होता है, उस बहस के दौरान विधेयक में संशोधन भी होता है। और वहीं अगर तीसरे वाचन की बात करें तो तीसरे वाचन में मतदान किया जाता है, लोकसभा में बिल को लाया जाता है, राज्यसभा में बिल को पेश किया जाता है, वहां पे मतदान करवाया जाता है पक्ष दल के, फिर पक्ष और निरपक्ष दोनों जो है दल के लोग जो है अपना मतदान करते हैं। और जब वहां से मतदान हो जाता है, जब वहां से बहुमत साबित हो जाती है, उसके बाद जो है बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति अपना मंजूरी दे देते हैं तब जाकर के जो है कानून बन जाता है कि नहीं। तो जब कानून का निर्माण होता है उसमें भी 3 वाचन या 3 तरीके से, तो वाचन का मतलब यह हुआ एक प्रक्रिया या एक नियम या एक कर्मबद्ध तरीका, ठीक है। तो प्रथम वाचन इतना से इतना चला, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक। तो सबसे लंबा जो वाचन चला था संविधान सभा के द्वारा ये दूसरा वाचन चला था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि दूसरा वाचन जो है सबसे ज्यादा दिन तक चला था, सबसे लंबा या सबसे ज्यादा दिन तक जो है दूसरा वाचन चला था, ठीक।
और वहीं अगर संविधान को लिखने की बात करें, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो भाई संविधान को कोई ना कोई व्यक्ति लिखेगा ही ना। तो संविधान जो है मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और संविधान को लिखने का काम जो किया था उसका नाम था लाल बिहारी नहीं, प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी, उसका नाम क्या था? प्रेम बिहारी। उसका नाम क्या था? संविधान जो लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसका पूरा नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम प्रेम बिहारी की जगह लाल बिहारी बोल दिए। तो संविधान का जब निर्माण चल रहा था तो संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में। और अंग्रेजी भाषा में जो लिखने का काम किए उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और वहीं अंग्रेजी से फिर हिंदी में जो ट्रांसलेट किए, अंग्रेजी से जो व्यक्ति हिंदी में ट्रांसलेट करके संविधान को लिखे उनका नाम था बसंत कृष्ण वैद्य। उनका क्या नाम था? वसंत कृष्ण वैद्य। तो आप जो है दोनों व्यक्ति को ध्यान में रखेंगे। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था जिसको लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में भी लिखा गया, अंग्रेजी में भी लिखा गया। जब साथियों आपका शादी विवाह होगा, जब शादी विवाह होता है तो आप भले ही कितनों सुंदर क्यों न रहते हैं, फिर भी सजने के लिए जो है आप मेकअप करते हैं। जैसे लड़की का शादी विवाह होता है तो लड़की कितना भी सुंदर क्यों न रहे, उसको कहाँ जाना पड़ता है? ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है सजने के लिए। लड़का को भी सजने संवरने के लिए जो है पार्लर जाना पड़ता है, मेंस पार्लर जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब संविधान बनकर के निर्माण हो गया, संविधान लिखा गया, तो संविधान को सजाने का काम जो किया था, जो व्यक्ति संविधान को सजाया था, मतलब सुंदर सुंदर चित्र बना करके, है ना, उसका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल, उस व्यक्ति का क्या नाम था? नंदलाल और राम मनोहर सिन्हा। जब संविधान लिखा करके तैयार हो गया था तो एकदम बगल बगल से जो है मानकर चलिए ये संविधान है, तो संविधान के बगल बगल से जो है सुंदर सुंदर चित्र बना करके जो है संविधान को सजाने का काम किया था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इसको भी आप जो है आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद संविधान सभा ने प्रतीक के तौर पर हाथी के चिन्ह को अपनाया था। तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के तौर पर किसको अपनाया था? तो हाथी को अपनाया था। वहीं संविधान जो लिख करके तैयार किया गया और उसकी जो मूल कॉपी है उसको रखा गया है हीलियम गैस में। उसको कहां रखा गया है? हीलियम गैस में रखा गया है, ताकि मूल कॉपी जो है बहुत लंबे दिन तक क्या रहे? सुरक्षित रहे और खराब न रहे, और आने वाली पीढ़ी जो है देख सके और उसको पता चल सके कि संविधान सभा ने कितने मेहनत करके जो है संविधान को लिखने का काम किए थे। ठीक, तो ये सब चीजों को जो है आप ध्यान में रखेंगे। और संविधान निर्माण के दौरान ही 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। संविधान निर्माण के दौरान ही 1948 के आसपास महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इसलिए इस संविधान पर जो है गांधी विचारधारा देखने को नहीं मिलता है। संविधान में कुल 11 बैठक हुआ है, हमने आपको कहीं लिखा होगा, यहाँ है। संविधान सभा के द्वारा कुल 11 बैठक हुआ, 3 वाचन हुआ। यही 11 बैठक में से 7वीं बैठक के दौरान जो है संविधान सभा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, तो संविधान सभा ने 7वीं बैठक के दौरान जो है महात्मा गांधी को क्या किया था? श्रद्धांजलि अर्पित किया था। तो इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी को संविधान सभा ने 7वीं बैठक में जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया था। ठीक है साथियों, यहां तक हो गया, समझ गए होंगे। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको जो है आप अपनी भाषा में
लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक, मिटा दे। आगे देखते हैं। जब 1952 में लोकसभा चुनाव हो जाता है, लोकसभा चुनाव हो जाता है और जब सरकार का गठन हो जाता है तो 1952 में संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। 1952 में संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? भंग कर दिया जाता है, क्योंकि अंतरिम सरकार के तहत 1946 से 50 तक जो है, आजादी मिलने के बाद भी 1947 से 50-52 तक जो है अंतरिम सरकार के तहत देश में शासन प्रशासन जो है संविधान सभा ही चला रही थी। और जब लोकसभा का चुनाव 1952 में अक्टूबर के आसपास हो जाता है तो संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है ना। जब संविधान सभा को बनाया गया, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, तो कई सारे लोगों ने इस पर अपना कटाक्ष भी किया, जैसे कि लॉर्ड विस्काउंट। एक आप याद रखेंगे, लॉर्ड विस्काउंट को, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट। उसके बाद आप आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स को याद रखेंगे। उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन, ये तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। क्यों ध्यान में रखेंगे? तो ये तीनों जो है कुछ ना कुछ टिप्पणी किया था संविधान पर। जैसे कि लॉर्ड विस्काउंट का कहना था कि संविधान सभा जो है ये हिंदुओं का निकाय है। लॉर्ड विस्काउंट क्या बोला था? संविधान सभा जो है ये हिंदुओं का निकाय है। ये क्या है? हिंदुओं का निकाय है। संविधान सभा क्या है? हिंदुओं का निकाय है। अब हिंदू का निकाय क्यों बोला संविधान सभा को, इसको समझते हैं। तो जब संविधान सभा का चयन किया जाना था, संविधान सभा के सदस्यों का चुन करके आना था, तो धर्म के आधार पर हिंदू को जो है 163 सीट मिला था, मुस्लिम को जो है 80 सीट मिला था, हिंदू को 163 सीट मिला था। वहीं अगर सिख की बात करें तो 4, वहीं अगर ईसाई की बात करें तो 6 सीट, ईसाई के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची की बात करें तो उसको भी 6 सीट, अगर पारसी की बात करें तो 3 सीट, तो मतलब जब ये सीट का बंटवारा हुआ धर्म पर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीट किसको दिया गया था? हिंदुओं को दिया गया था। क्यों? जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं की जनसंख्या भारत में प्राचीन काल से ही ज्यादा रही है और अभी वर्तमान में भी जो है हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य थे वो हिंदू थे। इसलिए लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को क्या बोला कि संविधान सभा जो है हिंदुओं का निकाय है। मतलब हिंदुओं का निकाय मतलब ये जो है हिंदू का प्रतिनिधित्व करती है, संविधान सभा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहना था लॉर्ड विस्काउंट का। वहीं आइवर जेनिंग्स की बात करें तो यह आइवर जेनिंग्स बोले थे यह जो है संविधान सभा यह वकीलों का स्वर्ग है, मतलब संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे ना उसमें से अधिकांश व्यक्ति वकील थे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी वकील थे, वकालत किए थे वो। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वकालत किए थे, वो भी वकील थे। तो संविधान सभा में अधिकतर सदस्य थे वो वकील थे, इसलिए वकीलों का स्वर्ग, संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। वही हिंदुओं का निकाय किसने कहा? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा। वही ग्रेनविल ऑस्टिन क्या बोला? तो ग्रेनविल ऑस्टिन बोला था कि यह जो संविधान सभा है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय देश का क्या है? संविधान सभा एक दलीय निकाय है, क्योंकि उस समय भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही दल हुआ करता था, कांग्रेस दल।
और संविधान सभा में जितने भी सदस्य चुन करके आए थे वो कांग्रेस से ही चुन करके आए थे। अधिकतर जो है कांग्रेस जो है लगभग 208 सीट पर अपना जीत दर्ज किया था, 208 सीट पर जीत दर्ज किया था। वहीं मुस्लिम लीग जो है 73 सीट पर जीत दर्ज किया था। तो अधिकतर जो सदस्य थे वो कांग्रेस से थे। इसलिए ग्रीनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी किया कि एक संविधान सभा जो है एक दलीय देश का, मतलब इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही दल है, तो एक दलीय देश का यह एक दलीय निकाय है और कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इस तरह का जो है टिप्पणी ग्रीनविल ऑस्टिन ने किया था। आइवर का कहना था कि यह जो संविधान सभा है वकीलों का स्वर्ग है, वही लॉर्ड विस्काउंट का कहना था कि यह संविधान सभा जो है हिंदुओं का निकाय है। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और यही सब बातों के साथ संविधान का निर्माण जो हमारा चैप्टर था इसको जो है हमने आज समाप्त करने का कोशिश किया। ये दूसरा चैप्टर आज जो है समाप्त हुआ। यहाँ पर हमने जितने भी चीजें आपको बताई है एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी, यहीं से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये तीनों व्यक्ति को तो आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार वकीलों के स्वर्ग वाला जो है प्रश्न कई बार मिलता है एग्जाम में। वकीलों के स्वर्ग वाला, वकीलों का स्वर्ग मतलब संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप जो है यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।